हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि पाइपलाइन प्री प्रोसेसर प्रोसेसर और CISC क्या होता है। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें पढ़ना था कि प्रोसेसर के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से वर्क करता है और उसके अंदर किस तरीके का आर्किटेक्चर होता है जिसकी मदद से वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है या फिर रीड करने के बाद उसको किस तरीके से बीच में प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो ये समझने से पहले हम हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्टर और फ्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन रहती है उसका फ्लो किस तरीके से होता है, ठीक है। उसकी आर्किटेक्चर किस तरीके से होती है, इंस्ट्रक्शन किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर वो फैच करता है, डिकोड करता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर या फिर अलग अलग टाइप के एरिथमेटिक कैलकुलेशन और कंट्रोल यूनिट की हमें ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारी चीज़ें समझी थी। अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्रीवियस लेक्चर भी आप उसको रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद ही इसी लेक्चर को रिवाइज करना ताकि इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पाइपलाइन प्रोसेसर क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे लिखा है कि पाइपलाइन एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज पाइपलाइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि पाइपलाइन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोसेसर थ्रू अ पाइपलाइन, ठीक है। मतलब जब भी हमारा डेटा हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद सारा डेटा पहले वो इकट्ठा करता है, मतलब वो एक्यूमुलेट उस प्रोसेस को एक्यूमुलेट करेगा कि उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन एक साथ आई है, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो कहाँ पे भेज देगा कि पाइपलाइन नाम की एक आर्किटेक्चर रहेगा, मतलब सिस्टम रहेगी, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन को भेज देगा और वहां पे वो चेक करेगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन उसको करनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के CISC और IISC तरीके के दो अलग अलग आर्किटेक्चर दिए गए जिसकी मदद से वो कैलकुलेशन पूरा करता है, इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, ठीक है। फिर है कि इट अलाउस स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डरली प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको स्टोर करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस फॉर्म में वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा कि जिस तरीके से जिस ऑर्डर में उसके पास इंस्ट्रक्शन आई है उसी ऑर्डर में उस इंस्ट्रक्शन को वो रीड करेगा। फिर है कि इट इज ऑल्सो नॉन एज पाइपलाइन प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस जो सारी हमने 3 लाइन ऊपर पढ़ी है उस प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी जाएगी उसको एक मैनर्स के अंदर, एक आर्किटेक्चर के अंदर रखा जाएगा जिसके अंदर से वो ऑर्डरली परफॉर्म होगी। जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो छोड़ नहीं देगा, अगर उसके पास पुरानी इंस्ट्रक्शन वो रीड कर रहा है तो उसके बाद की जो इंस्ट्रक्शन उसको वेटिंग मोड में डाल देगा ताकि उसकी जब बारी आएगी तभी उसको वो प्रोसेस करेगा। तो इसको जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेसर को हम दे रहे हैं, यूजर दे रहा है या फिर क्लाइंट दे रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे पाइपलाइन की आर्किटेक्चर होती है, उसकी प्रोसेस भी रहती है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन थी पाइपलाइन की। उसके बाद ये जो नीचे लिखा है वो वापिस यहीं पे रीड हो रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस के अंदर वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, 3 लाइन के अलावा बाकी जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई सारी चीजें यहाँ पर भी सेम प्रोसेस के अंदर दी गई है। प्रोसेस प्रोसेस ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो पाइपलाइन के अंदर किस किस तरीके की कैलकुलेशन होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो एक एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होती है, इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ाएगा। मतलब उसके पास पहली प्रोसेस आएगी तो उसका कैलकुलेशन करना वो चालू कर देगा, उसके बाद दूसरी प्रोसेस आएगी तो उसका कैलकुलेशन तो चालू ही है पर उसकी प्रोसेस अलग है। मतलब इसने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को फेच किया, तो इसका फेच करने का काम खत्म हो गया तो वो क्या करेगा कि दूसरा रजिस्टर को भेज देगा कि इसकी आगे प्रोसेस वो नई इंस्ट्रक्शन वो फेच भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह वो तो इसकी प्रोसेस भी फेच की खत्म होगी तो तीसरी इंस्ट्रक्शन वो फेच करेगा और उसको भी प्रोसेस करना वो चालू कर देगा, तो उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाई कि पाइपलाइन प्रोसेस ऑफ पाइपलाइन। तो पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रक्शन वो फैच करेगा तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा, फैच का काम खत्म हो गया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का तो दूसरी प्रोसेस को वो फैच करना
चालू कर देगा, मतलब एक के बाद उस प्रोसेस जब भी कंप्लीट होगी तो दूसरे प्रोसेस को वो भेज देगा आर्किटेक्चर होगी, जिसकी मदद से वहां पे उसका दूसरा मोड चालू हो जाए, मतलब उसको डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है मेमोरी के अंदर से, तो उसकी दूसरी प्रोसेस, मतलब ये सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फैच होके आती रहेगी, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप वो आगे उसको पाइपलाइन के थ्रू भेजता रहेगा। फिर एक ही पाइपलाइन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, जैसे यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे अलग अलग स्टेज दिखाए गए, तो S1 का मतलब हो गया कि आपका जो वन टाइप ऑफ स्टेज रहता है, स्टेज 1, फिर एक ही रजिस्टर, जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास स्टेज 1 के अंदर इंस्ट्रक्शन फेच किए उसको वो आगे भेजेगा रजिस्टर के अंदर प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद सेकंड स्टेज रहता है तो उसके अंदर वो डिकोड करेगा, थर्ड स्टेज उसके अंदर मेमोरी के अंदर वो सेव करेगा, ठीक है, तो ये सारे उसके स्टेजेस रहते हैं, तो उसको यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग stages के अंदर। pipeline is divided into stages and these stages are connected with one another to form from a pipe like a structure, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। फिर एक इंस्ट्रक्शन एंटर फ्रॉम वन एंड एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर एंड, मतलब वो एक एंड के पास से वो डेटा लेना चालू करेगा और दूसरा एंड आएगा तब वो आउटपुट उसका वो कंप्लीट करके दे देगा, मतलब जो वो एग्जिट होगा तब आउटपुट देगा, जब फर्स्ट आएगा स्टार्टिंग में तो वो इनपुट लेगा, मतलब फर्स्ट एंड के पास वो एंटर इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करेगा और दूसरे एंड के पास उस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट वो दे देगा। फिर एक ही पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट, मतलब उसका जितने भी इंस्ट्रक्शन आप दो वो उसके हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शन का जो लेप है वो बढ़ा सकता है, मतलब उसका गैप बढ़ा सकता है, तो वही बताया गया है कि पाइपलाइन इंक्रीज द ओवरऑल है, मतलब जितनी भी आपके पास इंस्ट्रक्शन है उसका इनपुट वो बढ़ा सकता है, कितना भी हो सकता है। In pipeline system, each segment consists of an input register followed by the combinational circuit, मतलब जो भी यहाँ पे रजिस्टर दिया गया है वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट रहता है, जिसके अंदर कभी कभी एरिथमेटिक कैलकुलेशन भी आ जाता है, कभी कभी लॉजिकल कैलकुलेशन भी आ जाता है, दोनों यूनिट को संभालने के लिए बीच में एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दी जाती है जिसके अंदर एरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसकी मदद से जिस तरीके की भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसका वो कैलकुलेशन करके आगे वो स्टेज के अंदर वो भेज देगा कैलकुलेट होने के लिए। फिर एक रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड डेटा एंड कॉम्बिनेशन सर्किट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर है वो क्या करता है कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास से उसको जो डेटा मिला है उसको वो कैलकुलेशन करके लोड करके रखेगा और आगे वो भेजेगा दूसरी इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेशन करवाने के लिए, ठीक है, तो वहीं में यहाँ पे दिखाया गया है कि रजिस्टर इज यूज्ड, मतलब इस रजिस्टर R1 R2 और R3 जो दिया गया वो सारे आपके रजिस्टर है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज 1 में से गुजरने के बाद जो भी आउटपुट आता है उसको वो स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जैसे आउटपुट आएगा तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन इसके पास आउटपुट आए उसको वो रिलीज कर देगा। The output of combinational circuit is applied to the input register of the next, मतलब जो भी रजिस्टर के अंदर आउटपुट आया वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर एज ए इनपुट के फॉर्म में वो काम करेगा, ठीक है, इस स्टेज के अंदर जो भी उसका आउटपुट आया वो यहाँ पे होल्ड करेगा और नेक्स्ट स्टेज के अंदर वो एज ए इनपुट के फॉर्म में इनपुट इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में डेटा को भेज देगा और जैसे ही लास्ट में पहुंचेगा उसका वो आउटपुट दे, तो ये पाइपलाइन की प्रोसेस थी कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसके अंदर फर्दर हम डिवाइड करके जाते हैं अंदर कि इस सर्किट के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन फ्लो ऑफ पाइपलाइन, ऊपर हमने उसकी प्रोसेस देखी थी, अब प्रोसेस के अंदर उसका फ्लो किस तरीके से होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अ पाइपलाइन आर्किटेक्चर इनेबल द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके अंदर बहुत सारी एक रजिस्टर, मतलब जो भी हमने ऊपर एक स्टेज देखा, वन स्टेज, स्टेज 2, स्टेज 3, तो एक स्टेज के अंदर इतनी सारी प्रोसेस वहां पे कैलकुलेट होती रहती है, ठीक है, तो एक स्टेज के अंदर सिंगल स्टेज के अंदर कितनी प्रोसेस होती है वो चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो वही चीज यहाँ पे उन लोगों ने भी लिखी हुई है कि पाइपलाइन आर्किटेक्चर इनेबल द पैरेलल, मतलब एक साथ बहुत सारे एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो स्प्लिट द एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी उसका एग्जीक्यूशन का टाइम रहता है उसको फर्दर डिवाइड कर देता है हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग स्टेप के अंदर, अलग अलग स्टेप के अंदर क्या आ गया कि उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा मेमोरी में से,
ठीक है, उसको वो डिकोड करना चालू करेगा। डिकोड मतलब 0101 के अंदर कन्वर्ट करना चालू करेगा। जैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका वो एग्जीक्यूशन करना चालू करेगा कि उसके साथ कौन सी प्रोसेस करनी है, लॉजिकल या एरिथमेटिक। उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको एक मेमोरी के अंदर रखेगा और मेमोरी के अंदर रखने के बाद हमारा जो आउटपुट है वहां पे वो मुझे भेज देगा। तो इस तरीके से एक स्टेज के अंदर भी प्रोसेस रहती है और सेकंड रजिस्टर के मतलब सेकंड स्टेज के पास वो डेटा को भेजेगा। तो इच स्टेप परफॉर्म एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब अलग तरीके से ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है। इच स्टेप इज एसोसिएटेड टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हार्डवेयर, मतलब जो हर एक स्टेप है वो अलग अलग तरीके के हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहता है। ऑल पार्ट ऑफ हार्डवेयर वर्क इन पैरेलल, मतलब जितने भी यहाँ पे हार्डवेयर दी गई वो एक साथ पैरेलली वर्क करते हैं कि उसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको वो कैलकुलेशन करते रहते हैं एक साथ। तो इसका ये फ्लो था कि पाइपलाइन के अंदर, प्रोसेस के अंदर जो भी उसकी वर्क रहती है हर एक स्टेज के अंदर उसके साथ वो किस तरीके से कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो उसका ये फ्लो दिया गया था। तो उसके लिए फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन, मेमोरी एंड राइटेबल, तो इतनी चीजों की हर एक स्टेज के अंदर जरूरत पड़ती है और जो भी प्रोसेस रहती है वो एक साथ चलती रहती है। मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आपने दी है एक साथ, तो वो एक साथ सारी प्रोसेस को पैरेलल चालू कर देगा और जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको मेमोरी के अंदर, मतलब हर एक मेमोरी के अंदर इस तरीके की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो किस तरीके से वो कैलकुलेशन करेगा तो उसका भी डायग्राम यहाँ पे उसके बाद दिया गया है कि फ्लो ऑफ पाइपलाइनिंग, मतलब उसके लिए उसके पास कमांड रहते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के पास इसी तरीके के शॉर्ट कोड बने रहते हैं जिसकी मदद से उसको कब क्या करना है वो उसको समझ में आता है। सब का मतलब क्या हो जाता है, नोट का मतलब ऐड, जंप, सब, ऐड। ठीक है, तो ये सारी चीजें असेंबली लैंग्वेज, मतलब हार्डवेयर को समझाने के लिए ये कोड लिखा जाए, मतलब असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन उसको देनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन उसके पास से काम करवाना है, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है। और यहाँ पे लिखा है कि पाइपलाइन टाइमलाइन, किस टाइम पे उस प्रोसेस को वो कंप्लीट करेगा या कौन सी प्रोसेस उसके पास चल रही है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको उसकी सबकी कि अगर उसने सब नाम की इंस्ट्रक्शन दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। फैच करने के बाद सेकंड, मतलब उसका जो माइक्रो सेकंड आएगा सेकंड, तो उसके अंदर वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और वो सेकंड इंस्ट्रक्शन को भी फैच करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा या और दूसरी इंस्ट्रक्शन उसको डिकोड करना चालू करेगा और उसको क्या करेगा, थर्ड इंस्ट्रक्शन भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये पैरेलल चालू हो गई उसका काम, मतलब एक साथ वो बहुत सारे, ये जो आपकी टाइमलाइन थी उसके साथ वो एक साथ बहुत सारा टास्क परफॉर्म भी कर रहा है और कैलकुलेशन भी करते जा रहा है। तो लास्ट में जैसे जैसे मेमोरी कार्ड के अंदर वो डेटा रखते जाएगा तो राइट होते जाएगा और आउटपुट आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर वो कैलकुलेशन, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो पूरी साइकिल को रिपीट करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन लास्ट में बची रहती है वो वहीं से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके का पाइपलाइनिंग का एक प्रोसेस रहती है, फ्लो रहता है। ठीक है, तो किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन उसको पढ़नी है वो, तो ये था पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो पाइपलाइन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी एक आर्किटेक्चर रहता है कि CISC और RISC, दो अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर रहते हैं। जितने भी हमारे प्रोसेसर रहते हैं कि i7, i5, i3, इंटेल, कोर 2 ड्यू, जो भी हमारे प्रोसेसर या फिर हमारी मेमोरी, जो हमारी फोन है, फोन के अंदर भी हमारे प्रोसेसर को जरूरत पड़ती है। तो प्रोसेसर के अंदर भी उन लोगों ने दो ही तरीके का आर्किटेक्चर वहां पे अप्लाई होता है, एक तो CISC होता है और एक RISC होता है। दोनों को हम इसी लेक्चर के अंदर, RISC को नहीं, समथिंग हम CISC को इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि CISC, तो ये हमारा वन टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग था। पाइपलाइन के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि CISC उसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझना रहता है कि CISC है क्या। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि CISC मतलब स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। मगर अगर उसको प्रोसेसर हमारा जो है या फिर हमारी जो पाइपलाइनिंग है उसको बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दी गई होगी तो किस तरीके से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो वो चीज CISC के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर दी गई है।
तो CISC का फुल फॉर्म भी हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, मतलब कितनी भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उसको सेट के फॉर्म में कैलकुलेट करेगा। फिर एक दिस इज टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन, मतलब माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चर रहता है वो यहाँ पे दिया गया। तो उसके अंदर CISC का आर्किटेक्चर रहता है, मतलब इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेगा, CISC। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप नेट पर भी फाइंड कर सकते हो कि बहुत ही डीपली दिया गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी थियरी किस तरीके से आया है, किसने फाइंड किया है, किस तरीके से उसने फाइंड किया है, तो वो बहुत ही डीपली दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको CISC होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है, वही चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अंदर उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करके रखा जाता है। तो CISC आर्किटेक्चर कंटेन अ लार्ज सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को सेट करने के लिए उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे हार्डवेयर रखे जाते हैं। दैट रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड, मतलब वो किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन उसके पास आएगी, अगर वो सिंपल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी या फिर स्पेशलाइज होगी, तो तीनों तरीके की इंस्ट्रक्शन को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके का CISC का आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो the design was intended to कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे, मतलब बहुत ही इजी तरीके से कम टाइम के अंदर, अगर वो सिंपल होगा तो भी इजी उसी टाइम पे हमें कैलकुलेट करके देगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स है इंस्ट्रक्शन तो भी मुझे उसी टाइम पे, मतलब बहुत ही इफिशिएंटली उसको बनाया गया है। It was later found that many small short instruction could compute complex instruction more efficiently, मतलब इसको CISC का जो भी आर्किटेक्चर है उसको बाद में अलग अलग जो भी उसको डिवाइस बनाने देती है उसके अंदर भी उसको अप्लाई करने के लिए रखा जाता है। तो CISC का ये प्रोसेस थी, ये डेफिनेशन थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे बताया गया द CISC प्रोसेसर इज टू मिनिमाइज द प्रोग्राम साइज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, मतलब CISC का मेन यूज क्या है, तो CISC प्रोसेसर वन टाइप ऑफ जो हम बोलते हैं कि हमारा कौन सा प्रोसेसर है i7 i5 i7, तो उसके अंदर इस तरीके का आर्किटेक्चर, उसका काम क्या रहता है, तो मिनिमाइज द प्रोग्राम साइज, मतलब प्रोग्राम की जो भी साइज है उसको कम करता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ, मतलब जितनी भी उसके पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको वो कम कर देता है। ठीक है, कम करने के बाद उसको वो कैलकुलेशन करना चालू करता है। तो दिस इज डन बाय एम्बेडिंग सम ऑफ लो लेवल इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको किस तरीके से किया जाता है, जैसे हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको कम करने के लिए वो क्या करता है कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है। उसको बोला जाता है कि लो लेवल इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, मतलब उस जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको कम किया जाता है इस एम्बेड की मदद से। लेटर व्हेन डिकोडेड दिस इंस्ट्रक्शन जनरेट सेवरल माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूट, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड करता है CISC, और उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसका एग्जीक्यूट होता है, रन होना वो चालू हो जाए। वो सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शन वो डिवाइड होने के बाद वापस वो एक जगह पे इकट्ठा होगी, उसका आउटपुट क्या आएगा वो हमें राइटेबल फॉर्मेट में दे देता है। नाउ if a program or software is getting a simplified, then the hardware has to get on work and must be able to perform the complex task। ठीक है, अगर किसी भी तरीके के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को सिंप्लीफाई बनाया गया है तो हार्डवेयर को उसके हिसाब से ही परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स वाई CISC प्रोसेसर हैज कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, मतलब इसीलिए किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होगा तो वो CISC इजीली उसको परफॉर्म करवा सकता है, मतलब CISC इस तरीके का कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर बनाया गया है जिसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे तो इजीली परफॉर्म करेगा। द ब्लॉक ऑफ डायग्राम CISC और गिन बिलो, मतलब उसका जो डायग्राम वो नीचे दिया गया है कि उसके अंदर किस किस तरीके से वर्कआउट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से हम चालू करेंगे कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो कहाँ पे आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के पास आएगी। वो कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन उसको करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है उसका पाथ कहाँ से, उसको स्टोर करने कहाँ पे करना है, फिर मेमोरी के अंदर वो भेजेगा।
ठीक है। तो दोनों तरीके से वाइस वर्सा डेटा आप भेज सकते हो। तो ये CISC का आर्किटेक्चर था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट दैट यूजेस अ सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोग्राम वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ वो इकट्ठा करेगा। देन माइक्रो प्रोग्राम स्टोर इन अ कंट्रोल मेमोरी, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो माइक्रो कंट्रोल मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेगा। देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड जनरेट अ कंट्रोल सिग्नल, मतलब वो आगे मैसेज भेजेगा कि मेरे पास इतनी इंस्ट्रक्शन आई तो उसका क्या करना है, आगे फर्दर उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। फिर काम आता है कि कंट्रोल यूनिट एक्सेस द कंट्रोल सिग्नल, मतलब जो भी उसको सिग्नल मिला है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस बाय माइक्रो प्रोग्राम, मतलब जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट उसके थ्रू जो भी सिग्नल जनरेट हुए उसको एक फंक्शनिंग ऑफ प्रोसेसर, मतलब उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है उसको भेजेगा आगे आगे के हार्डवेयर के पास प्रोसेस होने के लिए। फिर एक इंस्ट्रक्शन इन डेटा पाथ, मतलब वो कहाँ से आया है, उसके अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए क्या करेगा कि फैचेस ऑफ कोड, मतलब उसके अंदर कौन सी डेटा है, मतलब जो भी डेटा उसके पास आए तो उसको क्या करना है, फैच करना है या फिर उसको कैलकुलेट करना है, उसके पास क्या है, डेटा है या कैलकुलेशन है। तो दोनों को वो अलग अलग करेगा। फैच ऑफ कोड, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे इंटीजर लिखो तो आपका वन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हो गया, वो फिक्स है। अगर आप ए लिखते हो तो ये आपका ऑपरेंड हो जाता है और 10 है वो आपकी वैल्यू हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑपकोड और ऑपरेंड दो अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन मेमोरी को दी जाती है कि क्या है एग्जैक्टली, वो ऑपरेंड है या फिर ऑपकोड है। फिर जो भी उसका ऑपरेंड और ऑपकोड है उसके हिसाब से वो मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करेगा कि इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में इसके अंदर ये डेटा है, इसके अंदर ये डेटा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कैच एंड मेन मेमोरी की, जिसकी मदद से मैं डेटा को टेम्पररी स्टोर करवा सकता हूँ, जिसकी मदद से आगे मुझे इसके बेस पे आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलके आपकी CISC बनती है कि CISC का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है। उसके बाद है कि CISC प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट, मतलब उसके अंदर इंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से फर्दर रखता है। जैसे हमने प्रोग्राम बना दिया, रख दिया, वो सारा डेटा उसको दे दिया, तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन करेगा इंटरनली, वो भी यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे देखो ये येलो कलर की जो भी वर्ड आपको दिख रहे हैं वो सारे आपके असेंबली लैंग्वेज, मतलब हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस तरीके से दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि CISC इंस्ट्रक्शन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड ऑक्यूपाई मोर देन सिंगल वर्ड इन अ मेमोरी। जैसे मैंने आपको बोला कि मोर देन वर्ड, वर्ड के अलावा कुछ नहीं, वो अलग अलग वर्ड के अंदर सारा डेटा कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। लाइक RISC, जिसके बाद हम CISC के बाद पढ़ने वाले हैं RISC। ठीक है, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जिसकी तरह है RISC। ठीक है। तो लाइक RISC यूजेस लोड एंड स्टोर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको ऑपकोड या ऑपरेंड के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसको स्टोर करना है या फिर लोड कराना है तो वो CISC के थ्रू, RISC के थ्रू डेटा को एक्सेस करेगा। फिर CISC हैज मूव इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस ए मेमोरी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी तरीके की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए CISC के पास मूव नाम की एक इंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी मदद से वो डेटा को मेमोरी के अंदर से ला भी सकता है और भेज भी सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। The CISC इंस्ट्रक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी प्रोग्राम, मतलब मेमोरी के अंदर जो भी वेरिएबल पड़ा है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कौन, CISC, इसलिए ये ज्यादा यूज होता है। द जनरल फॉर्मेट ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन इज, मूव लिखा है उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे भेजना है और कहाँ से वो आएगा, तो उसका पाथ कहाँ से होगा और उसका कहाँ पे भेजना है, किस मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो वो ये इसकी इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ इसके एक सोर्स पाथ हो गया, मतलब सिंटेक्स हो गई इसकी। फिर उसके कमांड यहाँ पे दिखे हुए नीचे। इट कैन मूव एन इमीडिएट ऑपरेंड टू मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर, मतलब इमीडिएट और मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर, ये आपके अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड रहते कि किस तरीके का डेटा आपके पास होगा तो वो किस तरीके की मेमोरी के अंदर वो स्टोर करेगा। तो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे उसको कि क्या क्या होता है एड्रेसिंग मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है मूव, ए नाम का रजिस्टर है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है, तो 100 मैंने उसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने किया कि मूव आर, आर मतलब डेस्टिनेशन, तो 100 मैंने वापस अलग दूसरे रजिस्टर के अंदर डाला। ठीक है। फिर है कि इट कैन ट्रांसफर ऑपरेंड, जैसे हम बनाते कि इंटीजर A = 10, ठीक है, जैसे हम बनाते इंटीजर R = 100,
तो वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है कि मूव ए इक्वल टू 100, मतलब 100 है वो ए के अंदर स्टोर होगा, ये नाम के एक्यूमुलेटर या रजिस्टर के अंदर, यहाँ पे बताया गया आपको। फिर इट कैन ट्रांसफर द ऑपरेंड बिटवीन टू मेमोरी, मतलब अलग अलग मेमोरी के बीच में भी डेटा को ट्रांसफर वो कर सकता है। उसके लिए लिखना पड़ेगा मूव ए कॉमा बी, मतलब बी में से जो भी डेटा पड़ा है वो ए के अंदर ट्रांसफर कर देगा। सेम थिंग अलग अलग रजिस्टर के अंदर उसे भी डेटा को ट्रांसफर करवाने के लिए मूव R1 कॉमा R2 इस तरीके से यूज आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आपकी बेसिक एड्रेसिंग मोड हो गई, जिसकी मदद से एक में से दूसरे में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन की सेट थी। उसके बाद है कि एडवांटेजेस, CISC के क्या क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है द कोड साइज इज कंपैरेटिवली शॉर्टर विच मिनिमाइज द मेमोरी रिक्वायरमेंट, मतलब मेमोरी के अंदर बहुत ही कम डेटा स्टोर करवाने के लिए असेंबली लैंग्वेज मतलब CISC का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मतलब कोड को आप कम कर सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन अकम्प्लिश सेवरल लो लेवल टास्क, मतलब जो भी सिंगल इंस्ट्रक्शन दी है उसको करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स इन एड्रेसिंग मोड मेक अ मेमोरी एक्सेस फ्लेक्सिबल, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड है उसको वो फ्लेक्सिबल इजीली बना देता है। CISC इंस्ट्रक्शन कैन डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर जो भी डेटा पड़ा है डेटा उसको डायरेक्टली एक्सेस CISC कर सकता है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। अब उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो जो साइज कोड इज मिनिमाइज बट इट रिक्वायर सेवरल क्लॉक साइकिल, मतलब बहुत सारी उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है टू एग्जीक्यूट अ सिंगल, एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शन रन करवानी पड़ती है, जिसकी मदद से रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस तो लो हो जाता है पर उसकी काम ज्यादा बढ़ जाता है। इम्प्लीमेंटिंग पाइपलाइनिंग फॉर CISC इंस्ट्रक्शन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब CISC के अंदर पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मतलब उसका हार्डवेयर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। द हार्डवेयर स्ट्रक्चर नीड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सॉफ्टवेयर को बहुत ही इजीली बनाने के लिए, वहाँ पे काम इजी करने के लिए हार्डवेयर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको बनाना पड़ेगा। ये उसके सारे डिसएडवांटेजेस हो गए CISC के। ठीक है, तो RISC उसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो आपके क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर रखने, छोटे से क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।